नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8 के जो सामाजिक है उसका पाठ नंबर 7 है। और पाठ का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन ये पूछा था कि पहली सूती मिल की स्थापना भारत में कब की गई थी। पहली सूती मिल की स्थापना भारत में कब की गई थी? वो की गई थी 1854 में की गई थी, और वो की गई थी बम्बई में। ठीक है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि भारतीय वुडज स्टील पर अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया। भारतीय वुडज स्टील पर अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? और इसका राइट आंसर है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। आइए शुरुआत करते हैं देशी पाठ 7 देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। मैं अनावश्यक चीज़ें न बता करके आपको बिल्कुल फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर है। जो नोट्स हैं मेरे, इनको आपको अनावश्यक रूप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इनको देख लेंगे तो आपको लगभग संपूर्ण चैप्टर याद हो जाएगा। पाठ 7 है प्राच्यवाद की परंपरा। देखिए, प्राच्यवाद का क्या तात्पर्य होता है? प्राच्यवाद का मतलब है कि जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को लोग जो मानते हैं, यानी एशियाई जो संस्कृति और ज्ञान है उसको बोलते हैं प्राच्यवाद। सन 1783 में विलियम जोन्स सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज नियुक्त हुए थे। ये कानून के माहिर व भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब होता है कई भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। इसके अलावा इनको फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषा का भी ज्ञान था। यानी इनको इस प्रकार से कई भाषाएं आती थी। भारत में इन्होंने संस्कृत, व्याकरण, कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान आदि का अध्ययन किया था। यानी इनको काफ़ी पढ़ने का शौक था, जानकारियाँ प्राप्त करने का शौक था। इसके लिए इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का काफ़ी गहराई से अध्ययन किया। न केवल संस्कृत में अपितु अरबी और फारसी भाषा में भी इन्होंने जो अरब का जो साहित्य था उसके बारे में अध्ययन किया था। इनकी भारतीय जो ज्ञान संस्कृति थी उसमें गहरी रुचि थी। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलडेड भी संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। देखिए, ये दो दार्शनिक और थे, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड। ये भी क्या कर रहे थे कि संस्कृत और जो फारसी रचनाएं थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ये भी विद्वान थे। इनके साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। कौन सी संस्था का? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन विलियम जोन्स ने किया था इन दोनों के साथ मिल करके। देखिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था, और उसका ऑप्शन में विलियम्स जोन्स जरूर आएगा, और आपको उसका राइट आंसर विलियम जोन्स ही करना है। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित की, और 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना हुई थी। जो भारत का जो पहला मदरसा है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? भारत के पहले मदरसे की स्थापना 1781 में हुई थी कलकत्ता में। मदरसा का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पढ़ सके या पढ़ाया जा सके। ये मदरसा जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। देखिए, ये इनका स्थापना होने का कारण यही था कि ये लोग क्या करते थे कि भारतीय जो ज्ञान संस्कृति थी उनमें ज़्यादा रुचि रखते थे। इसके लिए उन्होंने इन संस्थाओं की स्थापना की थी। अब है पूरब की जघन्य गलतियां। कुछ लोगों ने
प्राच्यवादियों की आलोचना कि वे पूर्वी समाज के ज्ञान को त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक मानते थे। प्राच्यवादी मैंने आपको पहले बताया, यानी एशिया और भारतीय भाषाओं या भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले व्यक्तियों को प्राच्यवादी कहते हैं। तो कुछ लोग तो भारत के प्रति सम्मान की भावना रखते थे, ज्ञान का सम्मान भी करते थे यहाँ के, लेकिन कुछ यूरोप के कुछ लोग ऐसे भी थे, वो व्यक्ति जो इन लोगों की आलोचना करते थे और कहते थे कि यहाँ का जो प्राच्यवाद है यानी प्राचीन जो साहित्य है वो रुचिपूर्ण नहीं है और अवैज्ञानिक भी है और त्रुटियों से भरा हुआ है। इन आलोचना करने वालों में कौन थे प्रमुख? इनमें थे जेम्स मिल, एक प्रमुख विद्वान हुए हैं इंग्लैंड के, ये थे। 1830 के दशक पर नहीं सर, प्राच्यवादियों का विरोध जो है तीव्र और तीखा हो गया। थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। ये कौन मानता था? ये मानते थे मैकाले। आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा, उनका पूरा नाम है थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले। वो ये मानते थे कि पूर्वी ज्ञान यानी एशिया और भारत या अरब कंट्री जो है, यानी एशियाटिक पूरी समाज, एशिया के संपूर्ण देश की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का मानना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। ऐसा कहकर उन्होंने भारत के और अरब के साहित्य की आलोचना की। एग्जाम में बहुत बार ये कथन पूछा जाता है, ये कथन दे दिया जाता है एग्जाम में, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। ऐसा कहकर भारत और अरब के साहित्य की आलोचना किसने की थी? और उसका राइट आंसर होगा मैकाले ने। मैकाले के मिंट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। किसमें? मैकाले के मिड्स में, यानी मैकाले का जो अधिनियम आया शिक्षा का, उसके तहत। देखिए 1835 का लॉर्ड मैकाले ने जो अधिनियम पेश किया, इसमें क्या था? इसमें भारतीय जो शिक्षा है उसमें अंग्रेजी का प्रभुत्व स्वीकार किया गया, अर्थात हम लोगों को शिक्षित करेंगे अंग्रेजी भाषा में। क्यों करेंगे? ताकि इनको आसानी से इनकी भाषा सीखने वाले लोग मिल सकें, ठीक है। और इनको क्या हुआ? पढ़े लिखे क्लर्क चाहिए थे, इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी को प्रारंभ किया, ऐसा कह करके। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि भारतीय ज्ञान जो था किसी भी दृष्टिकोण से कम था, लेकिन लॉर्ड मैकाले ऐसा मानते थे। उससे पहले अंग्रेज इस अधिनियम से पहले क्या है, थोड़ा हिचक रहे थे अंग्रेजी शिक्षा लागू करने से। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि भारतीय लोगों के ऊपर राज करने के लिए इनके जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो इनकी शिक्षाएं हैं, इस पर हम किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने आकर के इसको पलटा और अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया और ये कहा कि जो आज से यानी 1835 से जो भी अंग्रेजी शिक्षा जो देंगी संस्थाएं, उनको सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। अब है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच, इंग्लिश में वुड डिस्पैच, हिंदी में वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें भी वही हुआ जो 1835 का लॉर्ड मैकाले का शिक्षा अधिनियम आया था, और फिर ये जो वुड का डिस्पैच आया 1854 में। देखिए ये सन याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही न जाने कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, एक बार नहीं बहुत बार आए हुए हैं। लॉर्ड मैकाले का अधिनियम आया था 1935 में, और वुड का डिस्पैच
क्योंकि डिस्पैच, जैसे हम कोई पत्र वगैरह भेजते हैं तो उसको डिस्पैच करते हैं ना, तो वुड ने उस अधिनियम को बना करके डिस्पैच किया था, इसलिए उसको वुड का डिस्पैच कहते हैं। ये आया था 1854 में। सन जरूर याद रखिएगा कि कौन सा अधिनियम कब आया था। तो इसमें भी वुड डिस्पैच में भी क्या दिया गया, प्राच्य जो वादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा पर बल दिया गया। और यूरोपीय शिक्षा पर बल यानी अंग्रेजी शिक्षा पर बल। और इसमें यही प्रावधान किया गया ताकि लोग जो स्कूल वगैरह हैं उनको, जो देसी स्कूल है उनको अनुदान कम मिले। अब है 1857 में, जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, याद रखना। यानी उधर क्रांति हो रही थी, इधर अंग्रेज भारतीय लोगों की जो शिक्षा है उसको बदलने पे लगे हुए थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा का विरोध किया। वे शिक्षा से लोगों में नैतिक चरित्र सुधार लाना चाहते थे। 1813 में ईसाई प्रचारकों को छूट मिली। देखिए 1813 में पहली बार जो विदेशी ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, उनको भारत में धर्म प्रचार करने की छूट मिली। उससे पहले ईसाइयों के को अपने धर्म प्रचार करने की कोई छूट नहीं थी। ये अंग्रेजों की नीति थी कि हम गरीब और आदिवासी लोगों को ईसाई बना दे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की छूट दी थी 1813 में। ये सन जरूर याद रखना। ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, की मदद से सेरामपुर मिशन की स्थापना हुई। मिशन, ये सेरामपुर मिशन क्या था? ये था लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करता था, ईसाई धर्म से संबंधित शिक्षा देता था। सन 1800 में एक छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस, और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया। विलियम एडम की रिपोर्ट। देखिए विलियम एडम की रिपोर्ट क्या कहती है? 1830 के दशक में स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम को देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। किसको कहा गया? विलियम एडम को। उन्होंने बंगाल, बिहार का दौरा किया। एडम ने पाया कि बंगाल व बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। यानी तत्कालीन जो बिहार जो था क्षेत्र, वहां और बंगाल का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं, और जिनमें आमतौर से 20 से ज्यादा छात्र नहीं है, ना ही कोई पाठ्यक्रम है। ठीक है, यानी उन वो जो स्कूल चल रहे हैं देसी स्कूल, न तो उन स्कूलों में कोई पाठ्यक्रम है, न किताबें हैं, न कोई समय सारणी है, और सामान्यतः अध्यापक भी एक ही रहता है। और पाठशाला किसी मंदिर में या किसी बड़े पेड़ के नीचे लगती है। मौसम के अनुसार उसमें छुट्टी भी हो जाती है, अधिक बारिश हो गई तो पाठशाला लगी नहीं, और फसल कटाई पर छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि उस क्षेत्र के जहाँ ये पाठशालाएं रहती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे कस्बों में, वहाँ लोग खेती बाड़ी भी करते थे। तो वो क्या करते थे, जब उनके बच्चे भी खेती बाड़ी में उनके साथ मदद करते थे तो वो पढ़ने के नहीं जा करके खेतों में चले जाते थे। तो क्या होता था कि उस समय फसल कटाई के समय भी छुट्टी कर दी जाती थी पाठशालाओं की। फीस भी छात्रों की हैसियत के हिसाब से ली जाती थी। जैसे कोई थोड़ा धनवान व्यक्ति है, उसका कोई संतान पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे अधिक फीस ले लेते थे, तो बिल्कुल गरीब उससे कम लेते थे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि सबको इक्वल ही फीस देनी है। और सभी छात्र जो थे एक साथ बैठते थे, यानी उनको चाहे किसी भी कक्षा में उनको कितने साल हुए हों पढ़ते हुए, जो इस वर्ष आया है छात्र उसमें पाठशाला में, वो भी एक साथ बैठेगा। जिसको पढ़ते हुए 3 साल हो गए पाठशाला में, वो भी उसी जगह ही बैठेगा। यानी सभी एक साथ बैठते थे, कोई अलग अलग नहीं बैठते थे, कोई कालांश वगैरह का कोई प्रावधान नहीं होता था। जो गुरुजी पढ़ाते थे, ठीक है, वही पाठ्यक्रम होता था, और गुरुजी जिस समय पढ़ाते थे वही उनका कालांश होता था। ये ऐसी उन्होंने रिपोर्ट दी विलियम एडम ने। नई दिनचर्या व नए नियम। ठीक है, जब विलियम एडम की जब उन्होंने रिपोर्ट दी विलियम एडम ने, उसके बाद अंग्रेज सरकार ने नियम बनाए पाठशालाओं के,
क्योंकि उनको पता था कि 1 लाख लगभग संस्थाएं हैं जो शिक्षा दे रही हैं, देशी संस्थाएं हैं, इनकी कोई मान्यता वगैरह नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इनको रेगुलेट करने के लिए नए नियम बनाए, नई दिनचर्या व नए नियम। 1854 के बाद कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। कब? 1854 के बाद, वुड डिस्पैच के बाद। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की जिम्मेदारी दी। उन्होंने स्कूलों का दौरा कर उसमें सुधार लाना व व्यवस्थित नियमित अध्ययन पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इन नियमों को मानने वाले स्कूलों को सरकारी सहायता दी जाती थी। जो लोग इन नियमों को नहीं मानते थे पंडितों के द्वारा, अर्थात पंडित कौन, किसके अधीन थे? ये कंपनी के अधीन थे। ठीक है, जो कंपनी जो तरीका बताती, जो रूल्स लागू करवाती इन पंडितों से, वो स्कूलों में लागू करते, उसका निरीक्षण करते। यदि वो स्कूल वाले मान लेते थे तो उनको सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिल जाता था। यदि वो नहीं मानते थे तो सरकार उन पर कोई अनुदान नहीं देती थी। इन पंडितों ने क्या किया, पूरे देश में एक जैसा ही सिस्टम लाने का प्रयास किया। यानी क्या क्या किया इन्होंने, स्कूलों की स्थायी रूप से स्थापना की गई, कालांश लगाए गए, बच्चों को अलग अलग बिठाया गया, कक्षा के अनुसार वो अलग अलग बैठते थे, और नियमित रूप से विद्यालय आना का उन्होंने दबाव बनाया। ऐसा नहीं है कि फसल कट रही है तो बच्चों की छुट्टी हो जाए, नहीं, आपको तभी भी स्कूल आना है। ठीक है, और यदि जो बच्चे नहीं आते तो उनको अनुशासनहीनता माना जाता था। ऐसा उन्होंने, अंग्रेजों ने ये प्रारंभ किया। जो आज भी हम जिस शिक्षा पद्धति में पढ़ रहे हैं, आज भारत में जो स्कूल चल रहे हैं, वो सामान्यतः है इसी के अनुसार ही चल रहे हैं। वही स्थायी रूप से क्लासें लगती है, वही स्थायी रूप से पीरियड वगैरह सब सिस्टम हो गया है। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ अच्छी भी है लेकिन कुछ बुरी भी है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि वो गुरुजी जो रहते थे देसी पाठशाला में, वो क्या करते थे कि अमीर से अधिक फीस ले लेते थे, गरीब से कम लेते थे। लेकिन यहाँ तो सभी इक्वल मानते हैं कि गरीब भी उतनी फीस देगा। अब है टैगोर का शांति निकेतन। देखिए, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। ये मानते थे कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गांधी जी तो क्या करते थे, सामान्यतः जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उस पर जोर देते थे। ठीक है, यानी भारतीय जो जो परंपराएं हैं, शिक्षण शास्त्र है, संस्कृत वगैरह है, इन भाषाओं का अध्ययन पर जोर देते थे। ठीक है, और जैसे आपको कपड़े पहनने तो विदेशी मशीनों के बने हुए मत पहनो, चरखे से काते हुए पहनो, इस प्रकार से जोर देते। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर में थोड़ा सा ये अंतर था। ये क्या है कि दोनों स्वभाव के, मिश्रण स्वभाव के व्यक्ति थे। ये कहते थे कि न तो पूर्ण रूप से हमें जो परंपराएं हैं जो उन पर लौटना है, और न ही पूर्ण रूप से हमें पाश्चात्य का अंधानुसरण करना है। हमें बीच का जो उचित हो, चाहे वो प्राचीन हो तो उसको मान लो, जो आधुनिक उचित हो तो उसको मान लो। तो ये बीच प्रकार का जो मिश्रण जो रूप था उसको मानते थे रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था, यानी जो शांति निकेतन है, यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित हो सकती है। इसलिए कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर यह संस्था उन्होंने स्थापित की थी। वहाँ क्या करते थे कि जब इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की तो पूर्ण रूप से वातावरण जो प्राकृतिक था, हरियाली के बीच में, वहाँ जाकर शिक्षा देते थे। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान मानते थे शिक्षा देने में। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी के कट्टर आलोचक रहे, जबकि टैगोर पाश्चात्य व भारतीयता के मिश्रण के समर्थक थे। आज के पाठ में इतना ही। पाठ की समाप्ति से पूर्व हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आपने यदि वीडियो ध्यान से सुना होगा तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि वुड डिस्पैच कब आया। ये शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच कब आया, आपको साल बताना है किस वर्ष में आया, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है
कि शांति निकेतन की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? शांति निकेतन की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना है।